आज डेट 14 जनवरी, आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मार्केट को डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट अब क्लोज हो चुका है और मैं इस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं। जब तक ये आपके पास पहुंचेगा तो 4 साढ़े 4 लगभग बच जाएंगे, एडिटिंग वगैरह का समय लगा के इसमें। आज मार्केट फिर से साइड में रहा है और निफ्टी 0.26% की डाउन के साथ 26,665 पर बंद हो गया है। अब निफ्टी को डिस्कस करते हैं। बेसिकली अब बीएसई से बड़ा है एनएसई, तो मेरा आपको सजेशन है कि एनएसई को फॉलो करिए, तो आपको अच्छे और क्लियर कट इंडिकेशंस मिल जाएंगे। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस भी थोड़ा टफ हैं कंपेयर टू बीएसई। बाकी आपकी चॉइस है, कंपल्शन कुछ नहीं है। तो साइड में मार्केट, हमारा प्रश्न यह है कि निफ्टी साइड पे बना हुआ है क्यों? इंडियन मार्केट साइड पे बना हुआ है क्यों है? साइड में अर्थात एक रेंज में फंसा हुआ है इंडियन मार्केट। कल उठा था, आज फिर गिर गया है और पिछले 3 दिन से यही चल रहा है। अगर अगले 2 दिन भी यही चला, और जो कि चलने की पूरी संभावना है, तो नेक्स्ट वीक तो साइड में रहना ही है, बजट आ रहा है। तो मार्केट साइड में बना हुआ क्यों है? इसके 3 फैक्टर हैं। उन 3 फैक्टर को आगे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। व्यूज वगैरह का इशू तो ये है कि जब कंटेंट पसंद आएगा तो व्यूज अपने आप बढ़ जाएंगे। काहे को इसको इतना लंबा खींचना है? दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, ना तो मैं भविष्य में कोई ऐप लॉन्च करने वाला हूं, ना ही कोई पेड कोर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। मेरा मोटिव केवल ये है कि पहले अपना लाभ देख लो, फिर आपका लाभ देख लो। हाँ, बात तो बड़ी सीधी सीधी सच्ची करनी चाहिए ना। मेरा लाभ इतना सा केवल ये है कि अगर आप शेयर मार्केट के साथ जुड़ रहे हैं तो और अधिक इन्वेस्टर शेयर मार्केट पर जुड़ने चाहिए। तो क्या होगा, शेयर मार्केट का ना बेस लंबा चौड़ा हो जाएगा। इस पे मैं और दूसरे लेक्चर में समझाऊंगा कि बेस हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन में हमको क्यों चाहिए। बस इतना समझ लीजिए, इससे मार्केट में स्टेबिलिटी आती है। जब स्टेबिलिटी आएगी तो मेरा भी लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा। और मुझे कोई पेड कोर्स आपसे लेना नहीं है, 1 पैसा नहीं चाहिए मुझे आपसे कैश में। आप इस वीडियोस को देखेंगे तो उसका जो रेवेन्यू आएगा दैट इज अनदर मैटर, वो तो मेरा यूट्यूब के बीच कॉन्टेक्ट आएगा। तो मुझे आपसे कोई मॉनेटरी लाभ डायरेक्टली नहीं चाहिए, इनडायरेक्टली तो वो यूट्यूब के थ्रू आ जाएंगे, जैसे जैसे व्यूज वगैरह काउंट होते रहते हैं। अल्टीमेटली सस्टेन करने के लिए पैसा तो चाहिए, समय तो दिया जा रहा है। तो साइड में मार्केट क्यों रहा है? 3 फैक्टर सामने निकल के आते हैं, 2 इंटरनेशनल है, 1 नेशनल है। अब साइड में मार्केट को समझ लीजिए, साइड में मार्केट हो ही क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि मार्केट में कोई अपर जंप नहीं आ रही, यानी कि कोई बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड पोजीशंस में है, जिनके प्रोफाइल यहाँ पे सेट है, वो सेल कर करके बाहर निकलते जा रहे हैं धीमे धीमे, क्योंकि 99% इन्वेस्टर्स इसके सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग सेल आउट कर देता है। 1% टिके रहते हैं जिनमें रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है। तो बाइंग और सेलिंग लगातार एक पर्टिकुलर मार्जिन के साथ यहाँ पे चलती चली आ रही है। इसी बीच में कोई मार्केट की न्यूज आ जाती है तो मार्केट थोड़ा सा जंप कर जाता है। जैसे मंडे को न्यूज आ गई थी कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील रिज्यूम होने वाली है, वही इन्फ्लेशन के फिगर आ गए थे जिसको मैंने मंडे को बताया भी था। तो इन दोनों फैक्टर से इन्वेस्टर के अंदर एक बूस्टअप आया और मार्केट 11 बजे के बाद अप होना स्टार्ट हो जाता है। 12 बजे से उसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, 1 बजे के बाद वो ग्रीन सिग्नल पे आ जाता है। उसके बाद से कोई न्यूज आई नहीं है। तो ये मोमेंटम्स है, न्यूज जो मोमेंट क्रिएट करती है इसमें। लेकिन जो लॉन्ग सस्टेन न्यूज लगातार बनी हुई है वो 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि ईरान को लेकर मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है। अब मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी को समझ लीजिए। मिडिल ईस्ट क्या है? एनर्जी हब है इस अर्थ का, और हर किसी को एनर्जी चाहिए, हर प्रकार की एनर्जी चाहिए। तो जब एनर्जी हब में हलचल होगी तो अब अंडुलेशंस नहीं होंगे। इसका सिग्नल हमको कहां मिला कि गोल्ड और सिल्वर फिर से सर्च कर दिया। तो हम अपने इंडियन कल्चर में देखेंगे, हम घरों में सोना और सिल्वर इसलिए रखते हैं, बुरा समय आएगा तो काम आएगा, यही तो बोला जाता है कि भैया बुरे समय में काम आता है। तो मिनिमम अमाउंट तो हम लोग रखते हैं अपने पास है, फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको मार्केट में फ्लोट कर देते हैं और वहां से पैसे ले लेते हैं। इस कारण से यहाँ पे सुनारों की दुकानें बहुत चलती हैं भारतीय बाजार में। वो 2 या 3% के मार्जिन पे उसको रख लेते हैं, बैंक से सस्ता पड़ता है। आपका सोना वही बना हुआ है, बस 2-3% का आपको उसको ब्याज देना है और सारा काम लिखित में हो जाता है। हाँ, सोनार मर्डर करके भागे ना, तो मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसा। फिर देखेंगे, वो टफ समय था, निकल गया, छोड़िए उस बात को। तो एक तो मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है कि ईरान पे एक्चुअली होने के वाले, क्योंकि कल जो वहां की फॉरेन अफेयर्स की स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा कि द प्रेसिडेंट टर्म इज ओपन अबाउट ऑल द ऑप्शंस बट द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज डायलॉग। हम पहले बातचीत करना चाहते हैं लेकिन हम सारे ऑप्शन को खुला रख रहे हैं, यानी कि मिलिट्री वॉर एक्शन वहां पर होगा। और ध्यान रखिएगा, B-2 बॉम्बर्स की एक्सरसाइज हो रही है कतर में, जो बॉम्ब गिरा था अमेरिका का, जो B-2 बॉम्बर प्लेन है।
ये भी पक्का है कि ईरान में अमेरिका अपने सोल्जर्स को नहीं भेजेगा, कोई कुछ भी कहते रहे, वहां पे फुटफॉल नहीं होगा सोल्जर्स का, लिख के रख लीजिए। और ईरान को और इसराइल को, सॉरी, यूएस को इसराइल को ईरान चाहिए। तो ईरान पे क्या एक्शन होने वाला है, इस बात को लेके जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं उनमें एक हलचल बनी हुई है। इसलिए आप देखेंगे एफआईआई की सेल हो रही है इंडियन मार्केट में, और सिल्वर और गोल्ड लगातार सर्च कर रहा है। आप जितने इंडिकेटर्स यूज करेंगे और जितना वर्ल्ड एरिना को कम देखेंगे, जितना कम देखेंगे, उतना आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो ले सकते हैं, उतना ही आपको लॉस भी यहां पे हो जाएगा। ये मार्केट के डायनेमिक्स है। दूसरा फैक्टर क्या है, यूएस की इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस। जेरोम पॉवेल नाम तो सुना होगा, फेड के चेयरमैन। तो जैसे अपना आरबीआई है वहां से वैसे ही वहां पर उनका फेडरल बैंक है। उसके चेयरमैन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर बना रहा है पॉलिटिकली बायस्ड इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमाइन करने के लिए। अब देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन सरकार से बाहर काम नहीं करता है। मैं पॉलिटिकल विंग की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं। उस सरकार का चेहरा है नरेंद्र मोदी, एग्जीक्यूटिव क्लास उसका चेहरा होती है। हम और आप भी सरकार का ही पार्ट है। सिटीजन्स आर ऑल्सो द वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम और आप भी सरकार का ही पार्ट है। तो इंस्टीट्यूशन स्टेट से बाहर नहीं है। लेकिन अगर पॉलिटिकल विंग, जैसे कि नरेंद्र मोदी उनके मंत्री आरबीआई के गवर्नर पर प्रेशर बनाएंगे, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल विंग गवर्नमेंट का। तो जब पॉलिटिकल विंग डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जेरोम पॉवेल के अनुसार उन पर एक प्रेशर बनाएगा कि पॉलिटिकली बायस्ड इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमाइन करेंगे, तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस का इंडिकेशन दे रहा है। ऐसा नहीं कि जेरोम पॉवेल को दूध के धुले व्यक्ति हैं ना, यूएस में पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस किससे कंधे पे आए, तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को ट्रांसफर कर दो। ये जेरोम पॉवेल की इंटरनल पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। जो जिस भी इंस्टीट्यूशन पे हायर पोस्ट पे होते हैं वो सब राजनीति जानते हैं। ऐसा मत समझिए कि राजनीति कहीं कम होती है। राजनीति से अधिक राजनीति तो मीडिया में होती है, उससे अधिक राजनीति ब्यूरोक्रेटिक लॉबी में होती है। तभी तो कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स देश की सरकार को चलाते हैं। तो पहला फैक्टर ईरान का और मिडिल ईस्ट का इकोनॉमिक क्राइसिस है कि ईरान पे होने क्या वाला है, क्या एनर्जी प्राइसेस डाउन जाएंगे। तो जितने भी एनर्जी के इन्वेस्टर्स है वो सब अपना अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसलिए 2026 में गोल्ड और सिल्वर बढ़ेंगे। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, यूएस का पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि वहां पर अब इकोनॉमिक क्राइसिस और मंदी, आर्थिक मंदी आने वाली, ये उसके सिग्नल्स हैं, इनके सिग्नल्स को समझिए। और तीसरा, अगर कल और परसों मार्केट साइड अवे रहता है तो नेक्स्ट वीक भी मार्केट साइड अवे रहेगा। बजट आने वाला है इंडियन गवर्नमेंट का, और आपको जानते हैं कि बजट की इंफॉर्मेशन बजट से पहले किसी प्रकार से लीक नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को भी बजट लिखना, समझना, बनाना होता है, अल्टीमेटली फाइनल ड्राफ्टिंग के बाद वो 1 महीने पहले से अपना घर छोड़ के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर रहते हैं। उनका फोन तक सब सबमिट हो जाता है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। इसलिए आप देखेंगे बजट से पहले, बजट को लेकर, इंडियन बजट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती। उसके बाद हलवा सेरेमनी होती है कि हमें बजट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पैक्ट हो गया है, सील्ड कर दिया गया, अब ये सीधा पार्लियामेंट में जाएगा जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पढ़ देंगे। तब सारी इन्फॉर्मेशन बजट की बाहर निकल कर आती है। डिस्कशन के प्लेटफॉर्म से अलग इंडिकेशन आता है, दैट इज अनदर मैटर। कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर निकल के नहीं आएगी। और वैसे भी यार टेक्नोलॉजी का युग है, स्टारलिंक वैसे ही काम कर रहा है। अब तो झटके में सारी टेक्नोलॉजी पास हो जाएगी, डीप स्टेट को चली जाएगी, राहुल गांधी जी के पास भी नहीं जानी चाहिए। बाकी आप समझेंगे मैं किस क्राइसिस की बात कर रहा हूं। तो ये 3 फैक्टर्स, ईरान और मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल क्राइसिस, और ध्यान रखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट पेड है ईरान में। कोई 18 दिन तक कड़ाके की सर्दी में नहीं टिक सकता है जब तक पीछे से एनर्जी की, मनी, गांधी जी की सप्लाई ना आ रही हो। क्योंकि ईरान अमेरिका और इसराइल को चाहिए, इसलिए प्रोटेस्ट सस्टेन कर गया वहां पर, और ये चलते रहेंगे लगातार, पैसे की सप्लाई पहुंच रही है वहां पर। तीसरा, यूएस का पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरा यूएस का पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस, और तीसरा इंडियन गवर्नमेंट का इनकमिंग बजट। तो अगर कल और परसों मार्केट साइड वे में रहता है, अगर कोई मोमेंटम न्यूज नहीं आती तो साइड वे में ही रहेगा मार्केट, और नेक्स्ट वीक वो ऑलरेडी साइड वे में रहेगा क्योंकि बजट की इंफॉर्मेशन आ रही है। आई रिपीट, इसमें सारी कंडीशन ये है, कोई मोमेंटम न्यूज नहीं आनी चाहिए, तो मार्केट साइड वे रहेगा। बजट के बाद मार्केट एक जंप लेगा, और उस जंप को ध्यान रखिएगा क्योंकि उसके बाद स्लो डाउन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यूएस इकोनॉमी। यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप देखेंगे यूरोप इंडिया के साथ बहुत तेजी से एंगेज हो रहा है, क्योंकि यूएस ने डिसाइड कर लिया है यूरोप को पॉलिटिकली मानना है। भारत चाहता नहीं कि यूरोप पॉलिटिकली मरे, इसलिए यूरोप के साथ इंडिया लगातार अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है। अगेन, हम अपनी वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से स्नैच करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ से अपनी वेल्थ को इंक्रीज नहीं करते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, पहला मिडिल ईस्ट, दूसरा यूएस का इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस, और तीसरा इनकमिंग ऑफ बजट। इसलिए कल और परसों के बाद नेक्स्ट वीक में मार्केट साइड में रहने की उम्मीद है, मतलब रहेगा ही, कंडीशन कोई मोमेंटम न्यूज नहीं आती है। इसलिए सवेरे 8 बजे स्क्रीन पर आ जाया करिए अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। और 1 घंटे में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस,
मार्केट ने कैसे कैसा परफॉर्म करा, सबसे पहले जापान का मार्केट खुलता है, वहां से स्टडी करिए। यूएस मार्केट कैसे बंद हुआ है, कमोडिटीज वेदर क्या हाल चल रहे हैं, ये सारे इंडिकेशंस आपको दे देंगे। उसके बाद आपको कैंडल स्टडी पैटर्न पे जाना है, और हम अपने चैनल पे कैंडल स्टडीज के पैटर्न को बहुत तेजी के साथ स्टार्ट यहाँ पे करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1-2 लेक्चर्स के बाद कैंडल स्टडीज की सीरीज यहाँ पे स्टार्ट होने है। कैंडल को कैसे स्टडी करना है, कैंडल, वॉल्यूम और एवरेज जो लाइंस होती है अपने पास, मूविंग एवरेज, ये तीनों ही पर्याप्त हैं आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टर बनाने के लिए। बाकी जितने भी इंडिकेटर्स आते हैं ना, इनका कंपैरिजन करेंगे डीपी स्टेट के साथ। ये इंडिकेटर्स आपको एक्चुअली में दिए क्यों जाती है। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना समर्थन कमेंट्स के माध्यम से देते रहिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे उतना ज्यादा इसकी रीच बढ़ेगी। अभी इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। धन्यवाद।